नमस्कार विद्यार्थियों, अभिमन्यु के इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल अपने प्लांट फिजियोलॉजी का ही टॉपिक जीव द्रव्य कुंचन एवं अंतःशोषण पर चर्चा की थी और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। जहाँ पर जनरल साइंस की बात हो तभी भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं और नीट और जेट, ICR, BHU जैसे मेन एग्जाम के अंदर भी इससे संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस यूनिट का अपना महत्व है। इस यूनिट में हमने अभी तक विसरण, प्रासरण, जीवद्रव्य कुंचन, विकुंचन, इसके अलावा अंतःशोषण के ऊपर चर्चा की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम वो विभिन्न प्रकार के दाब एवं आपस में संबंध है। विभिन्न प्रकार के दाब से तात्पर्य है कि पादप कोशिका के अंदर और पादप कोशिका के बाहर जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब से संबंधित हम बातें करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो 5 प्रकार के दाब हैं, इन दाब का आपस में क्या संबंध है, प्रत्येक दाब का अपना महत्व है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है विसरण दाब। विसरण दाब को पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे प्रासरण दाब, फिर स्फीति दाब, फिर वीति दाब और फिर विसरण दाब न्यूनता पढ़ेंगे। ये जो दाब हैं ये कोशिका द्रव्य में, कोशिका के बाहर उत्पन्न होते हैं और विभिन्न प्रकार की पादप क्रियाओं को संपादित करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है विसरण दाब, जिसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DP। ये डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है। विसरण दाब क्या होता है कि विसरित होने वाले पदार्थ के अणु के द्वारा विसरण सतह पर लगाया जाने वाला दाब या उत्पन्न किया जाने वाला दाब विसरण दाब कहलाता है। विसरण दाब शुद्ध जल का अधिक होता है, विलायक का विसरण दाब का मान सदैव अधिक होता है। और विलायक में जैसे जैसे कोई भी विलेय पदार्थ घोलते हैं तो विसरण दाब के मान में कमी आती है। तो विसरण दाब विसरित होने वाले अणु के द्वारा विसरण सतह पर उत्पन्न किया जाने वाला दाब विसरण दाब कहलाता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा दाब आता है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब कोशिका रस में उत्पन्न होने वाला वह ऋणात्मक दाब है जो प्रासरण की क्रिया को रोकने का काम करता है। यानी कोशिका में अंतःप्रासरण की क्रिया में जो जल कोशिका में प्रवेश करता है उस अतिरिक्त जल के प्रवेश को रोकने का कार्य प्रासरण दाब करता है। प्रासरण दाब को ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं और ओस्मोटिक प्रेशर को OP के द्वारा व्यक्त करते हैं। तीसरा दाब आता है स्फीति दाब। स्फीति दाब को टर्गर प्रेशर कहते हैं और इसे TP के द्वारा व्यक्त करते हैं। स्फीति दाब कोशिका के द्वारा अंतःप्रासरण की क्रिया से जल ग्रहण कर लिया जाता है तो कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होती है और कोशिका द्रव्य के द्वारा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब स्फीति दाब कहलाता है, जिसको टर्गर प्रेशर या TP कहते हैं। अगला आता है भित्ति दाब, जिसको WP कहते हैं, वाल प्रेशर कहते हैं। कोशिका भित्ति के द्वारा स्फीति दाब के बराबर लेकिन दिशा में विपरीत लगाया जाने वाला दाब भित्ति दाब कहलाता है और भित्ति दाब कोशिका को फटने से रोकता है। अगला आता है विसरण दाब न्यूनता।
जिसको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट कहते हैं, डीपीडी कहते हैं, और इसे चूषण दाब भी कहते हैं, चूषण दाब, और अंग्रेजी में इसे सक्शन प्रेशर या एसपीवी कहा जाता है, और इसे जल की मांग भी कहते हैं। विसरण दाब न्यूनता, शुद्ध विलायक के विसरण दाब का मान अधिक होता है, और शुद्ध विलायक में यदि विलेय पदार्थ घोला जाता है तो विलेय पदार्थ के घोलने के कारण विलायक के विसरण दाब के मान में कमी आती है, तो विलायक के विसरण दाब के मान में आई हुई कमी ही विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। इसे जल की मांग भी कहते हैं। तो ये पांचों प्रकार के दाब को एक एक करके पढ़ेंगे और इनके महत्व को देखेंगे। विसरण दाब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विसरण दाब की अगर बात करें तो विसरण दाब को अंग्रेजी में डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में डीपी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या होता है इसकी परिभाषा देख लो। विसरण की क्रिया में विसरित होने वाले अणु जिस सतह पर आकर रुकते हैं उसी सतह पर एक दाब आरोपित करते हैं और इस दाब को ही विसरण दाब कहते हैं। जैसे किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है तो गैस के अणु उस सिलेंडर की भीति या उस सिलेंडर की आंतरिक सतह पर लगातार टकराते रहते हैं और जब टकराते हैं तो उस आंतरिक सतह के ऊपर वो दाब भी उत्पन्न करते हैं। तो विसरण दाब विसरित होने वाले अणुओं के द्वारा विसरण सतह पर उत्पन्न किया जाने वाला दाब है, उसे हम डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। अब यहां यह ध्यान रखना है कि जो शुद्ध जल होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती, तो शुद्ध जल का विसरण दाब का मान सदैव अधिक होता है। शुद्ध जल में जैसे जैसे कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो शुद्ध जल के विसरण दाब के मान में लगातार कमी आती है। तो यहां पर विसरण दाब का क्या महत्व है, विसरण दाब से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दो पादप कोशिका ए और बी है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि सेल ए का विसरण दाब 4 एटीएम है, यहां ध्यान देना है कि अलग अलग सेल हैं, उसके विसरण दाब का मान भी अलग अलग है। एक सेल है ए जिसका विसरण दाब का मान 4 एटीएम है तथा सेल बी का विसरण दाब का मान 6 एटीएम है। तो वो आपसे इन दोनों कोशिकाओं में जल के प्रवाह को पूछ रहा है। तो यहां ध्यान देना है कि विसरण दाब के केस में जल हमेशा उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर प्रवाहित होता है। यहां पर अगर बात करें कि अगर एक तरफ गैस अधिक है दूसरी तरफ कम है तो विसरण दाब जिस तरफ जिस गैस का अधिक है वहां से वो अणु कम विसरण दाब की ओर जाते हैं। तो विसरण दाब में ये ध्यान रखना है कि उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर गति करेंगे। तो यहां पर आप दो सेल के डायग्राम बना करके देख लो कि एक सेल तो ये है ए और दूसरी सेल इसी से जुड़ी हुई है, ये सेल है बी। सेल ए का डीपी का मान, सेल ए के डीपी का मान 4 एटीएम है। एटीएम एटमॉस्फेरिक यूनिट होती है जो दाब को मापने काम आती है और इसका डीपी का मान 6 एटीएम है। तो देखो बी सेल के डीपी का मान ज्यादा है
और ए सेल के डीपी का मान कम है, तो जल का प्रवाह हमेशा उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर होता है, तो बी से ए की तरफ होगा। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर यह होगा कि बी सेल से जल के अणु सेल ए में जाएंगे, क्योंकि यहां पर ए सेल का डीपी का मान कम है, बी सेल के डीपी का मान ए से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जल का प्रवाह हमेशा उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर अर्थात बी से ए की तरफ होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के उत्तर हमें विसरण दाब को ध्यान में रख करके देने होते हैं। विसरण दाब क्या होता है? तो प्रासरण दाब कोशिका द्रव्य में या कोशिका रस में उत्पन्न होने वाला वह ऋणात्मक दाब होता है जो कोशिका में अंतःप्रासन की क्रिया को रोकता है, अर्थात अतिरिक्त जल के प्रवेश को रोकने का कार्य प्रासरण दाब करता है। प्रासरण दाब कोशिका द्रव्य में उत्पन्न होने वाला एक ऋणात्मक प्रकृति का दाब है। यानी यहां पर अपने देखें तो प्रासरण दाब को ओस्मोसिस प्रेशर कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे ओपी के द्वारा व्यक्त करते हैं। मापन ओस्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। जैसे आलू प्रासरण मापी है, तो आलू प्रासरण मापी से प्रासरण की क्रिया को देख सकते हैं। तो ओस्मोमीटर जो होता है उससे प्रासरण दाब मापा जा सकता है। परिभाषा: आदर्श परिस्थितियों में विलयन यानी कोशिका रस में उपस्थित वह ऋणात्मक दाब जो कि प्रासरण की क्रिया को रोकने का काम करता है वो प्रासरण दाब कहलाता है। अब प्रासरण दाब का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? तो पादपों में प्रासरण दाब में जड़ों के द्वारा जल अवशोषण की क्रिया में प्रासरण दाब उत्पन्न होता है। जमीन से मूल रोम पानी अवशोषित करते हैं। मूल रोम मूल के ऊपर पाई जाने वाली एक कोशिकीय संरचनाएं होती है जो केशिका जल को अवशोषित करने का कार्य करती है। तो मूल रोम के द्वारा मृदा विलयन से जल को अवशोषित करने की जो क्रिया होती है उसमें भी ओस्मेटिक प्रेशर या प्रासरण दाब काम आता है। दूसरा, कोशिका को फुलाए रखता है, स्फीत करके रखता है और उसके आकार को नियंत्रित करता है। पादप कोशिका को जल जितना चाहिए उस जल को ग्रहण करके इस दाब के प्रभाव से कोशिका जो होती है वो फूली हुई रहती है। उस कोशिका का आकार निश्चित बना रहता है। रंध्रों के खुलने व बंद होने में भी रंध्र जो होते हैं जो कि पौधे की परण पर पाए जाते हैं, परण की ऊपरी सतह और निचली सतह पर या केवल निचली सतह पर या केवल ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं और ये रंध्र जो होते हैं दिन में खुलते हैं और रात्रि को बंद रहते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जो मांसलोद्भिद पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। ऐसे रंध्र स्कोटो एक्टिव रंध्र भी कहलाते हैं। स्कोटो एक्टिव रंध्र भी कहलाते हैं। तो प्रासरण दाब एक कोशिका रस में ही उत्पन्न होने वाला एक दाब है जो अंतःप्रासन की क्रिया को रोकने का कार्य करता है, कोशिका में अतिरिक्त जल के प्रवेश को रोकने का काम करता है। उसी को हम प्रासरण दाब कहते हैं। तीसरा दाब है स्फीति दाब। स्फीति दाब को टर्गर प्रेशर कहते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में टीपी कहते हैं। क्या होता है टर्गर प्रेशर? जब किसी पादप कोशिका को जल जैसे विलायक में रखा जाता है तो पादप कोशिका जल को अंतःप्रासन की क्रिया के द्वारा ग्रहण करके फूल जाती है और पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है। और कोशिका द्रव्य में जब वृद्धि होती है तो कोशिका द्रव्य के द्वारा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पर एक दाब उत्पन्न किया जाता है, आरोपित किया जाता है और उसी दाब को स्फीति दाब कहते हैं। स्फीति दाब का भी पादप कोशिका में महत्व है। तो स्फीति दाब क्या है? देखो
कि जब किसी पादप कोशिका को जल या अल्पप्राशरी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तभी स्फीति दाब उत्पन्न होगा। हाइपोटोनिक विलयन में रखेंगे तो अंतःप्राशन की क्रिया होती है और अंतःप्राशन के कारण कोशिका द्रव्य के मान में वृद्धि होगी, यानी कोशिका द्रव्य के द्वारा कोशिका झिल्ली पर और कोशिका भित्ति पर दाब आरोपित किया जाता है और ये जो धनात्मक दाब होता है, इस धनात्मक दाब को स्फीति दाब कहते हैं। स्फीति दाब के विपरीत भित्ति दाब आता है। भित्ति दाब को वाल प्रेशर कहते हैं और वाल प्रेशर WP के नाम से जाना जाता है। स्फीति दाब जो होता है वो स्फीत पादप कोशिका में उत्पन्न होता है। तो स्फीत पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के द्वारा स्फीति दाब के बराबर, यानी दाब का जो मान है वो भित्ति दाब का मान जो है वो स्फीति दाब के बराबर होता है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होती है। स्फीति दाब तो अंदर से बाहर की ओर लगता है कोशिका में, जबकि भित्ति दाब बाहर से अंदर की ओर लगता है। तो स्फीति दाब के बराबर कोशिका झिल्ली व कोशिका द्रव्य पर जो दाब आरोपित किया जाता है उसी दाब को हम भित्ति दाब कहते हैं। इसे हम WP के द्वारा व्यक्त करते हैं। स्फीति दाब और भित्ति दाब को दर्शाने के लिए यहां पर अपने एक पादप कोशिका के चित्र को देखते हैं और उसमें समझते हैं। तो देखिए, ये एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल को हमने जल में रखा, तो इस प्लांट सेल का कोशिका द्रव्य जल को अंदर की ओर ग्रहण करके फूल जाता है। कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होती है और कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है। अब क्या होगा कि ये तो कोशिका भित्ति है और इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य भरा है, ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है और ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं जिसे, सेल मेम्ब्रेन है और ये कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है। अब जैसे जैसे जल के अणु अंदर प्रवेश करेंगे तो कोशिका द्रव्य के मान में वृद्धि होगी। अब क्या होगा कि कोशिका द्रव्य के द्वारा कोशिका झिल्ली पर दाब लगेगा और कोशिका झिल्ली जो होती है वो बाहर की ओर तनेगी, बाहर की ओर कोशिका भित्ति पर दाब डालेगी। तो ये जो दाब होता है ये दाब तो कहलाता है स्फीति दाब, जिसको TP के द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा जो दाब है जिसको हम भित्ति दाब कहते हैं वो विपरीत है। वो क्या होगा, कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली पर लगाया जाएगा और कोशिका झिल्ली है वो कोशिका द्रव्य के ऊपर डालेगी। तो ये वाला जो दाब है ये WP है, जबकि ये वाला जो है ये TP होता है। तो TP और WP दोनों का मान समान होता है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होती है। स्फीति दाब धनात्मक होता है, भित्ति दाब जो है उसके विपरीत लगता है। तो स्फीति दाब और भित्ति दाब का पादप कोशिका में ये महत्व है कि पादप कोशिका जो होती है वो जल को अंदर ग्रहण करने के बाद कोशिका फटती नहीं है। क्यों? क्योंकि भित्ति दाब स्फीति दाब के मान को संतुलित कर देता है, जिसके कारण पादप कोशिका के संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता और पादप कोशिका फटने से बच जाती है। भित्ति दाब के कारण कोशिका टूटने से बचती है। पांचवा दाब है, अंतिम दाब है, विसरण दाब न्यूनता को DPD कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट कहते हैं, या चूसन दाब भी कहते हैं, या सक्शन प्रेशर और जल की मांग डिमांड ऑफ वाटर कहलाता है। क्या परिभाषा है कि किसी विलायक में विलेय पदार्थ घोलने पर विसरण दाब के मान में आई कमी विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। कहने का मतलब शुद्ध जल का विसरण दाब का मान अधिक होता है और शुद्ध जल में जैसे ही कोई विलेय पदार्थ घोलते हैं तो उसके विसरण दाब के मान में लगातार कमी आती जाती है
और वो जो कमी है वो ही विसरण दाब न्यूनता है। या इसके अलावा समान ताप व दाब की स्थिति में किसी विलायक में उपस्थित विसरण दाब का मान एवं किसी विलयन में उपस्थित विसरण दाब के मान में पाया जाने वाला तुलनात्मक अंतर विसरण दाब न्यूनता को दर्शाता है। विसरण दाब न्यूनता की स्थिति में जल के अणु सदैव कम विसरण दाब न्यूनता क्षेत्र से अधिक विसरण दाब न्यूनता की ओर गमन करते हैं। जिस कोशिका की डीपीडी का मान अधिक होता है उस कोशिका को जल की अधिक आवश्यकता होती है, और जिस कोशिका की डीपीडी का मान कम होता है उसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो विसरण दाब न्यूनता की स्थिति में जल के अणु सदैव कम डीपीडी वाली कोशिका से अधिक डीपीडी वाली कोशिका की तरफ जाएंगे, और तब तक जाएंगे जब तक दोनों तरफ डीपीडी के मान बराबर ना हो जाए। तो विसरण दाब न्यूनता पादपों में जल के प्रवाह की दिशा भी निर्धारित करती है। इससे संबंधित प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपस में इन दाब के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।